दिल्ली से खबर, जहां ओम बिरला लोकसभा स्पीकर चुने गए हैं। ओम बिरला दूसरी बार लोकसभा स्पीकर बने हैं। दूसरी बार स्पीकर बनने का रिकॉर्ड बनाया। ध्वनि मत से लोकसभा स्पीकर का प्रस्ताव पास हुआ है। बता दें कि पीएम मोदी, राहुल गांधी ने बिरला को बधाई दी है। ओम बिरला सबसे सक्रिय सांसदों में रखे हैं। स्पीकर के रूप में कड़े फैसले लेने के लिए भी जाने गए हैं। राजस्थान के कोटा से 3 बार के सांसद में 3 बार विधायक, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी रहे। बतौर सांसद पहले कार्यकाल में 86% उपस्थिति रही। बता दें कि 671 प्रश्न और 163 बहसों में भागीदारी की थी। 2019 में दूसरी बार सांसद बनने पर लोकसभा अध्यक्ष बिरला के कार्यकाल में नए संसद भवन का निर्माण, 3 आपराधिक कानून, अनुच्छेद 370 को हटाने, नागरिकता संशोधन अधिनियम समेत कई ऐतिहासिक कानून भी पारित हुए हैं। लोकसभा के 100 सांसदों के निलंबन व संसद की सुरक्षा पर कुछ बड़े फैसले हुए। और चलिए, इसी पर हमारे साथ मैनेजिंग एडिटर आरपी श्रीवास्तव सर जुड़ गए हैं। आरपी सर, बात करें, अगर ये 18वीं लोकसभा का पहला सत्र था और संसद में पहली अग्नि परीक्षा मोदी सरकार ने पास कर ली है, क्या कुछ हुआ, कैसे हुआ, इस पर विस्तार से जानकारी दीजिए। देखो वैष्णवी, हुआ क्या था, अभी जब प्रोटेम स्पीकर को लेकर के विपक्ष ने जो है एक तरह से विरोध किया था और के सुरेश के बारे में कहा था कि इनको बनना चाहिए, तो लग रहा था शुरू में कि कोई टकराव की स्थिति आएगी। दूसरे दिन जब ये स्थिति हुई कि जब वो बिरला का जो नाम दाखिल किया गया नामांकन, तो उसमें तुरंत जो है विपक्ष ने के सुरेश का भी इसी तरह से प्रस्ताव दिया। हमें लगता है कि ऐसा कल तक ये लग रहा था कि लोकसभा की फ्लोर पर शायद वोटों का डिवीज़न हो और एक स्थिति ये भी बने कि वोटिंग होगी तो कोई आगे की जो है कार्रवाई दूसरी होगी, कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्रॉस वोटिंग भी हो सकती थी। ये सारी बातें, बहुत सारे कयास लगाए जा रहे थे कल शाम तक। लेकिन आज जिस तरह से ध्वनिमत से प्रस्ताव पारित हुआ, तो एक तो पहली बात यह है कि हिंदुस्तान में एक परंपरा जो है विपक्ष और सत्ता पक्ष मिल करके स्पीकर का चुनाव करते आ रहे हैं, उसको एक मजबूती मिली है। स्वस्थ लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि सदन को चलाता कौन है। सदन को चलाने का काम स्पीकर का होता है। और पिछला 5 साल का कार्यकाल देखा जाए ओम बिरला जी का, तो एक सक्रिय स्पीकर के रूप में उन्होंने निभाया। बहुत सारे महत्वपूर्ण बिल भी पास हुए, जिसमें धारा 370, समान नागरिक संहिता और भी बहुत सारी बातें आई, और जिसको बखूबी उन्होंने फ्लोर में एक तरह से जो है सत्ता पक्ष और विपक्ष को तरीके से हैंडल किया। एक और सबसे बड़ी बात है, देखिए आज पहले 2017वीं लोकसभा का जो सिनेरियो था, जो परिदृश्य था, वो अलग था। इसमें जो है विपक्ष भी काफ़ी मजबूत है। तो यहाँ पर एक व्यवस्थित और एक जो है जिस तरह से उन्होंने पिछले लोकसभा में स्पीकर के रूप में संचालित किया, तो हमें लगता है कि ये जो बड़ी कड़ी परीक्षा है सरकार को लेकर के, और शायद इसलिए भी ऐसे जो है एक तरह से एक्सपीरियंस, ऐसे सधे हुए नेता और सूझबूझ वाले अगर कोई स्पीकर रहते हैं तो दोनों पक्षों को हैंडल करने में आसानी हो जाती है। एक बात तो ये है। दूसरी सबसे बड़ी बात वैष्णवी कि ये जो कयास लगाया जा रहा था कि विपक्ष जो है काफ़ी इस मुद्दे पर आने वाले समय में, देखिए डिप्टी स्पीकर का भी चुनाव होना है, अब उसमें परिस्थितियां क्या बनती हैं। लेकिन जो यू टर्न लिया विपक्ष ने, ये साबित किया कि लोकतंत्र में उसकी भी पूरी आस्था है। और भारतीय लोकतंत्र एक मजबूत लोकतंत्र है, जहाँ स्पीकर की सबसे बड़ा सर्वोच्च पद है सदन का, और उसके प्रति सारे सदस्यों की एक आम राय होना बहुत ज़रूरी हो जाती है। और आने वाले समय में ये देखना होगा वैष्णवी कि किस तरह से आगे की संसद चलती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष पहले से भी काफ़ी हमलावर रहा है, और इन सारी बातों को लेकर के
अगर किसी को इस बीच बचाव करना है या दोनों पक्षों को समन्वय स्थापित करना है, तो हमको लगता है ओम बिरला से बेहतर कोई स्पीकर हो नहीं सकता था। बिल्कुल सर, जिस तरीके से पहले डिप्टी स्पीकर की मांग यहाँ पर की जा रही थी विपक्ष की ओर से, लेकिन उस पर कोई जवाब नहीं मिला। उसके बाद में उन्होंने वोटिंग की बात कही थी, लेकिन ध्वनि मत से ये प्रस्ताव जो था वो पारित हो गया और यहाँ पर ओम बिरला को स्पीकर बना दिया गया है। लेकिन अगर बात करें तो इस बार विपक्ष मजबूत स्थिति में है, और ऐसे में देखा जाए तो क्या बदलाव देश के अंदर नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष की स्थिति इस बार बहुत मजबूत है। नहीं देखो, बस सबसे बड़ी बात है स्पीकर का, डिप्टी स्पीकर का क्या चुनाव होगा जी, या विपक्ष को ये पद देगा सत्ता पक्ष, ये भी देखने वाली बात होगी। या पिछले बार की तरह से, जिस तरह से पिछले लोकसभा में डिप्टी स्पीकर का पद खाली था, तो ऐसी स्थिति ना आए। हमें लगता है कि ये जो परंपरा कायम हुई है, निश्चित रूप से एक गठबंधन सरकारों के जो पिछले दिनों का इतिहास देखें, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, तमाम चीज़ें, जब तक सदन में ये स्थिति नहीं रहती है तब तक ऐसा नहीं लगता है कि जो हमारी संसद, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है, वहाँ कोई भी मुद्दे आते हैं, कोई किसी चीज़ पर चर्चा होती है। हमको लगता है इस बार काफ़ी चर्चा होगी। पिछली बार जरूर विवादास्पद स्थिति रही है ओम बिरला जी की, जब सांसदों को जो है सस्पेंड कर दिया गया था काफ़ी संख्या में, लेकिन शायद वो भी एक तलखी रही हो पिछले दिनों की। लेकिन फिलहाल विपक्ष एक तरह से हमको लगता है सकारात्मक भूमिका में है और पूरा प्रयास करेगा कि संसद आने वाले समय में चले। देखिए, देश की जनता का टैक्स का पैसा उस संसद पर खर्च होता है। अगर उनके जनहितैषी कार्यक्रमों, लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों और तमाम नीतियों के निर्धारण में अगर सभी सत्ता पक्ष और विपक्ष मिल करके कोई फैसला लेते हैं, तो निश्चित रूप से देश के लिए एक अच्छी जो मिसाल कायम होगी और देश को आगे बढ़ाने में एक तरह से मौका मिलेगा। बिल्कुल सर, लेकिन जिस तरीके से 18वीं लोकसभा के पहले संसद सत्र की अगर बात करें तो ये काफी हंगामेदार भी रहने वाला है, क्योंकि विपक्ष के बाद भी कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर की संसद भवन में हंगामा हो सकता है। जिस तरीके से अग्नि परीक्षा की बात कर लें और अग्निवीर परीक्षा की, इसी के साथ में नीट परीक्षा में जो धांधली हुई है, करंट में ही ऐसे मुद्दे हैं जिन पर काफी हंगामा इस बार संसद सत्र में देखने को मिलेगा। नहीं देखिए, वैष्णवी एक चीज़ और भी देखने वाली बात है, जो नीट का जो मामला है, देखिए बड़ा ही संवेदनशील मामला है और लाखों युवाओं के भविष्य का सवाल रहता है और ये मामला आ भी चुका है। सरकार ने इस पर कार्रवाई भी किया है। निश्चित रूप से फिर इसके बावजूद भी इस परीक्षा में पारदर्शिता हो और जिस तरह से पेपर लीक होने की घटनाएं आ रही थी, अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश ने एक बड़ा कड़ा कानून बनाया है, उत्तर प्रदेश सरकार ने, तो हमें लगता है कि इस पर गंभीरता से सोचने की ज़रूरत होगी, क्योंकि पिछले दशक में आप देखिए इतने पेपर लीक हुए, तो परीक्षार्थी परीक्षा में बैठता, गरीब घर के लोग आते हैं, बहुत ही कमज़ोर तबके के लोग आते हैं और वो परीक्षा देते हैं, और अगर इस तरह की घटनाएं होंगी तो लगता है कि जो है छात्रों में एक तरह से निराशा होगी। और ये भी एक सबसे बड़ा सवाल उठता है कि इन मामलों पर तो चर्चा होना जरूरी भी है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आपने सत्ता पक्ष का विरोध किया। देखिए, जिम्मेदारी तो सत्ता पक्ष की रहती है कि अगर ऐसी कोई बड़ी लार्ज स्केल पर पूरा नेशन वाइड कोई इतना बड़ी परीक्षा हो रही है, बड़ी प्रतिष्ठित परीक्षा है, तो उसको लेकर के अगर ये कहा जाए तो हमें लगता है कि आज की डेट में इस पर तो बहस होनी चाहिए और होगी भी। तो ये तलखी की बात नहीं है, एक मुद्दा है। ऐसे कई मुद्दे हैं, जैसे मणिपुर को लेकर के बात होगी, और भी मुद्दे होंगे जिस पर बात होगी। तो हमें लगता है कि ये जो सत्र है हंगामेदार तो होगा ही होगा, लेकिन एक सार्थक कुछ न कुछ निकल के सामने आएगा। बिल्कुल, ये सत्र हंगामेदार तो होगा ही, क्योंकि कई मुद्दे जो है वो विपक्ष के पास में हैं जो सदन में आवाज उठेगी और विस्तार से चर्चा भी इस बार सदन में होगी, क्योंकि मजबूत विपक्ष है। इसी के साथ में अगर बात करें इस डिप्टी स्पीकर के पद की, तो आगे क्या कुछ कार्रवाई अब संसद सत्र में होगी, क्योंकि स्पीकर के पद का चुनाव तो हो गया और वो ध्वनि मत से पारित हुआ। नहीं देखिए, स्पीकर का चुनाव हो गया, अब तो जो एक तरह से संसद चलेगी भी और बाकी सारी चीज़ें होंगी। चुनाव करना, स्पीकर पद पर कौन आएगा, ये सब देखिए, अब हमको लगता है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष को मिल करके इस बात को तय कर लेना चाहिए। अगर एक जो है भारतीय लोकतंत्र जिस तरह से है, जो परंपरा है, तो वहाँ भी ये पुराने पहले की जो लोकसभा थी, जो गठबंधन की सरकारें थी, उसमें भी सुचारू रूप से ये पद चलाते रहें। तो ये देखना पड़ेगा हमें कि अब आने वाले समय में डिप्टी स्पीकर पर क्या स्टैंड लेती है भारतीय जनता पार्टी। खास करके आपने देखा होगा कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी उसी मोड में सरकार चला रही जो 2019 की है, पूरा कॉन्फिडेंस है और तमाम चीज़ें हैं। तो अगर ऐसा कुछ नहीं होगा, जैसे कहते हैं ना कि एरोगेंस वाली बात ना हो, तो हमें लगता है मिलजुल करके डिप्टी स्पीकर के पद का चुनाव हो जाना चाहिए। अब आगे देखते हैं क्या होता है।
बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर बात करें तो इस बार विपक्ष बहुत सालों बाद में मजबूत स्थिति में आया है, तो ये क्या चुनौती सरकार के लिए है, क्योंकि मोदी सरकार का कार्यकाल है और ऐसे में पहली अग्नि परीक्षा तो आज पास हो गई है, लेकिन आगे क्या चुनौतियों का सामना यहाँ पर सरकार को करना होगा? देखिए, पिछले चुनाव में जो घोषणा पत्र में जो संकल्प लिया था सरकार ने, उसको पूरा करना उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसले सामने आएंगे, जैसे मान लीजिए अभी आपने देखा होगा कि अल्पसंख्यकों को लेकर के जो बात आती रही है और इनके घटक दलों में जिस तरह से टीडीपी है, जेडीयू है, इन सारे दलों में जो अल्पसंख्यकों के आरक्षण वाली बात उठी, ये जो है एक विशेष राज्य का दर्जा देने वाली बात उठी, तो ये सारी बातें हैं और अगर इन पर भी बहुत सारे चीज़ें सामने आएंगी और एक तो तय है कि सरकार चलने में कोई दिक्कत नहीं है, सरकार के पास पूरा बहुमत है, लेकिन सरकार चलाने में ज़रूर कुछ न कुछ कठिनाई होगी, क्योंकि विपक्ष हमेशा सामने खड़ा रहेगा और उन मुद्दों पर कभी भी ऐसा लगता है ना कि सत्ता पक्ष अपनी मनमानी से कोई बिल लेकर के आया और ध्वनिमत से पास कर दिया, विपक्ष के लोग हैं नहीं, तो ऐसी सब स्थितियाँ नहीं आने वाली हैं। और अब आपने देखा होगा कि इस समय जो है प्रतिपक्ष के नेता जो है राहुल गांधी हो गए, एक तरह से ये भी होगा कि आमना सामना होगा ही, जो पहले से होता रहा है, तो मोदी और राहुल के बीच में एक तरह से आने वाले समय में कुछ न कुछ चीज़ें निकल के ज़रूर आएंगी जिस पर तल्खियाँ बढ़ेंगी। लेकिन फ़िलहाल जो परिस्थिति है, जो सरकार के पास बहुमत होना चाहिए, पूरा बहुमत है और सरकार 5 साल चलेगी, क्योंकि इसके पहले भी गठबंधन की सरकारें, चाहे मनमोहन सिंह सरकार हो, चाहे अटल बिहारी वाजपेयी सरकार हो, सभी ने अपने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। बिल्कुल, कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आवाज संसद में उठेगी, लेकिन अगर हम सर पिछले कानूनों की बात करें तो पिछले कई ऐसे कानून उठे हैं जिनमें विपक्ष ने हमेशा विरोध किया है, तो क्या इस संसद सत्र में ये जो नई संसद बनी है यहाँ पर विपक्ष मजबूत स्थिति में है, क्या वो पहले वाले कानून फिर से उठाए जा सकते हैं, उन मुद्दों को फिर से उठाया जा सकता है और फिर से विचार विमर्श उस पर किया जा सकता है, चर्चा सदन में हो सकती है? देखिए, संसद जो है जो कानून पारित कर चुकी है बहुमत से, वो तो कानून लागू रहेंगे ही, अब उस पर चर्चा की क्या आवश्यकता है। लेकिन हाँ, कुछ नए कानून अगर आते हैं या कोई नया संशोधन होता है तब जरूर बहस होगी इसमें, लेकिन इसके पहले जो कानून पास हो चुके हैं तो उस पर कोई बहस की कोई गुंजाइश नहीं बचती। अब देश का कानून बन गया, संसद में पास किया हुआ कानून सबके लिए लागू हो जाता है, तो हो चुका है, उस पर कोई अभी हमें लगता नहीं है कि कोई विपक्ष जो टकराव की स्थिति में आएगा। लेकिन हाँ, कुछ नए कानून अभी जब आएंगे, जैसे वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो या फिर आपके जो है सीए की बात हो, सीए कह रहे हैं, समान नागरिक संहिता की बात हो, ये सारे कुछ ऐसे कानून हैं, जब आएंगे तो निश्चित रूप से आपस में विचार विमर्श होगा, सत्ता पक्ष जो विपक्ष को कॉन्फिडेंस मिलेगा, तब ऐसे कानूनों पर चर्चा हो सकती है। फिलहाल जो कानून पास हो चुके हैं उस पर कोई ऐसी स्थिति नहीं बनती है। बिल्कुल सर, जिस तरीके से कई कानून हैं जिन पर विचार विमर्श होगा और यहाँ पर कानून भी नए लाए जाएंगे जिन पर चर्चा होगी, लेकिन अगर बात करें कांग्रेस की और विपक्ष की, तो विपक्ष कई दावे करके सरकार में आने की कोशिश की थी, लेकिन कुछ वोटों से कम रह गए जिसकी वजह से सरकार नहीं बना पाए, लेकिन जो दावे किए गए थे उनको पूरा करने के लिए सदन में आवाज़ उठेगी। नहीं, बिल्कुल आवाज़ उठेगी और सदन का काम ही है, संसद का काम ही है कि जनता की आवाज़ वहाँ उठे, जनता से जुड़े मुद्दे वहाँ पर चर्चा में आएँ और तमाम ऐसी चीज़ें जनहितैषी कार्यक्रमों से लेकर के सभी चीज़ें, सभी मुद्दों पर चर्चा होगी। लेकिन इतना तय है कि जो भी सरकार आगे कदम बढ़ाएगी, निश्चित रूप से इस बार ऐसे नहीं है कि अचानक कोई फैसला ले लिया जाए। कि देखिए, क्या इसके पहले जो है 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, भाजपा के पास पूरा बहुमत था। इसके बाद 2019 में आपने देखा होगा 17वीं लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी के पास पूरा बहुमत था, गठबंधन के सहयोगी दल जो है एक जो सहयोगी की भूमिका में थे। लेकिन इस बार जो है घटक दल जो उनके हैं एक तरह से उनको जो सहारा दे रहे हैं, और ऐसी स्थिति में क्या होगा कि जब भी कोई मुद्दे आएंगे तो सरकार भी सोच समझ के कदम आगे बढ़ाएगी कि कहीं ऐसा ना हो कि अगर मान लीजिए इस पर बहस होती है और कोई ऐसा मुद्दा आता है जो संवेदनशील मुद्दा है, तो सरकार के लिए भी संकट हो सकता है। बिल्कुल, जिस तरीके से लेकिन यहाँ पर बात करें तो इंडिया अलायंस की, तो लगातार इस तरीके की खबरें भी आती है और ये चर्चाएं भी चलती रहती है कि ये गठबंधन ज़्यादा समय तक नहीं चलेगा और गठबंधन से ही ज़्यादा सरकार यहाँ पर सरकार बनी है। और जिस तरीके से गठबंधन की बात करें तो ये लोग संसद में साथ में है। अगर गठबंधन में जिस तरीके से चर्चाएं चलती है कि इंडिया गठबंधन नहीं चलेगा और बिखरता हुआ अगर नजर आता है, तो क्या कुछ आगे होगा विपक्ष का? नहीं, देखिए, अब विपक्ष अगर बिखरता है तो विपक्ष में है ही,
तो वहाँ तो कोई सवाल इसका उठता है कि क्या ये जो सरकार चल रही है उसको लेकर के हमें लगता है कि ऐसी कोई स्थिति अभी तो सिर्फ कयास लगाया जा सकता है कि एनडीए सरकार पर कोई खतरा है। हाँ, खतरा तो तब होगा जब दो घटक दल उसके टीडीपी और जेडीयू कहीं उनसे नाराज होते तो हो सकता है। इसके अलावा निर्दलीय भी बहुत सारे हैं, जीत के आए हैं, अन्य छोटे छोटे दल भी जीत करके आए हैं। तो हमें लगता है कि अगर जो परिस्थितियां पहले रही हैं, जैसे इन दलों से तोड़ फोड़ करे भारतीय जनता पार्टी अपने 272 के बहुमत तक अपना आंकड़ा बढ़ाने का प्रयास करे, तब जरूर हो हल्ला होगा। और लेकिन नहीं, हमें लगता नहीं है कि इस तरह की परिस्थिति होगी। ये तो सिर्फ कयास लगाया जा सकता है ये सरकार चलेगी कितने दिन। सरकार के पास पूरा बहुमत है और अगर मान लीजिए तरीके से सरकार चलती है, संविधान सम्मत सरकार चलती है, तो 5 साल चलने से कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल। और इसी के साथ में यहाँ पर टीएमसी की अगर बात करें तो इससे पहले राहुल गांधी ने टीएमसी को भी मनाने की कोशिश की थी कि वो उनके साथ में आए, और फाइनली जो टीएमसी है वो मान चुकी है और वो विपक्ष के साथ में है और इसीलिए मजबूत स्थिति में विपक्ष है। देखिए, इन दलों के पास कोई चारा नहीं है कि वो इंडिया के साथ न, गठबंधन के साथ न रहे। और जो परिस्थितियां पिछले दिनों भी आपने देखा होगा, चुनाव के पहले भी देखा होगा कि इन दलों के बीच में कोई बहुत ही ज़्यादा नज़दीकी नहीं बन रही थी। लेकिन जिस तरह से सरकार ने इन दलों के ऊपर जिस तरह शिकंजा कसना शुरू किया, तो लोग मजबूरी में इकट्ठा होना शुरू हुए। लेकिन एक सबसे बड़ी बात आपको बताएं, मुख्य बात यह है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सीटें कम हुई हैं, कम क्या काफ़ी कम हो गई अपेक्षा से, तो वहाँ पर एक परिस्थितियाँ बनती जरूर हैं कि उत्तर प्रदेश को लेकर के जिस तरह से गंभीर होना चाहिए, हमें लगता है भारतीय जनता पार्टी इसमें मंथन करने की तरफ है। लेकिन जहाँ तक विपक्षी दलों की एकता का सवाल है, तो फिर वो जाएंगे कहाँ? चले भी गए तो उनको फ़ायदा कुछ होने वाला नहीं है। तो इन बातों को अगर देखा जाए तो हमें लगता है कि विपक्ष में बिखराव की स्थिति नहीं है, और सत्ता पक्ष में भी हमको लगता है कि इतनी जल्दी कोई फैसला या इतनी जल्दी सरकार के ऊपर कोई संकट आने वाला नहीं है। बिल्कुल। जिस तरीके से बात करें तो सत्ता पक्ष पूरी तैयारी के साथ में है, भले ही विपक्ष मजबूत स्थिति में है, लेकिन बीजेपी एनडीए की ओर से भी पूरी तैयारी है। जिस तरीके से सदन में प्रस्ताव आज जो है वो पारित हुआ है, यहाँ पर स्पीकर पद के लिए ओम बिरला चुने गए हैं। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष के सामने अब क्या टास्क है और क्या अब विपक्ष करेगा, और कौन से जो मुद्दे हैं वो विपक्ष सदन में उठा सकता है, गंभीर मुद्दे जिन पर सदन में चर्चा होगी और बदलाव यहाँ पर देखने को मिलेगा। नहीं, देखिए, बदलाव तो ये है कि अब संसद में जो भी मुद्दे आएंगे, जो गंभीर मुद्दे हैं, उस पर तो चर्चा होगी। दूसरी बात है कि अब ये भी देखना होगा इन घटक दलों को, जो भी इंडिया अलायंस के लोग हैं। अभी चुनाव होने वाले हैं कई राज्यों में, और इन राज्यों में क्या परिस्थिति बनती है। देखिए, चुनाव के बाद ही कुछ जो है परिस्थितियाँ निर्मित हो सकती हैं। अगर इन राज्यों में इंडिया गठबंधन अच्छा परफॉर्म करता, चाहे महाराष्ट्र हो, आपका झारखंड हो और बिहार हो, इसके अलावा भी चुनाव होने वाले हैं यहाँ के हरियाणा के, ऐसे कई राज्य हैं जहाँ पर चुनाव होने वाले हैं, और अभी जो है जो सीटें खाली हुई हैं उस पर उपचुनाव होगा। तो इन सारी चीज़ों को सारा रिजल्ट बताएगा जनता का मूड क्या है। मुझे लगता है कि जनता का मूड एकदम एक तरफा तो था नहीं इस चुनाव में। अब ये बात अलग है कि घटक दलों के साथ सरकार बन गई, लेकिन जनता एक तरह से मतलब ये मानने के लिए कोई तैयार नहीं है, जो हम चुनाव के पहले मानते थे कि एक तरफा चुनाव हो रहा है, ऐसा हुआ नहीं। तो अब ये जो आने वाले परिणाम हैं, इस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। बिल्कुल। काफी ये भी सुनने में आया था कि एक तरफा मोदी लहर है, लेकिन चुनाव के नतीजों ने साफ बता दिया कि मोदी लहर नहीं है। और जिस तरीके से कुछ सीटें इंडिया गठबंधन के पास में भी पहुंची है, यानी कि कुछ पक्ष में भी है, कांग्रेस के, विपक्ष के और बीजेपी के पक्ष में भी है। वहीं अगर बात करें तो अभी कई जगहों पर उपचुनाव भी होने, और यूपी की आपने बात की, यूपी में बीजेपी जो थी वो बहुत कमजोर नजर आई थी। अब एक नई रणनीति बीजेपी को बनानी होगी यूपी में, ताकि वो जनता का भरोसा जो है वो जीत पाए, क्योंकि काफी बड़ा राज्य है और सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उन्होंने स्टार प्रचारक की भूमिका निभाई थी, लेकिन यूपी में ही जो है सीटें कम बीजेपी को मिली है। देखिए वैष्णवी, क्या है, बीजेपी ने एक मेगा प्लान बना रखा है 2047 तक का जी। और अगर 2029 में उनको चुनाव जीतना है तो निश्चित रूप से अब ये बड़े फूंक के कदम रखना पड़ेगा, और हमें लगता है कि पूरी स्ट्रेटजी के साथ चलना पड़ेगा। ऐसा नहीं अब बचा कि आपने देखा होगा संविधान की प्रतियां लेकर के विपक्ष जो है संसद में शपथ ले रहा था, तो उनका टारगेट यही है कि आप जनता भी कुछ समझने लगी है। देखिए, जनता के साथ सबसे बड़ी बात है कि वो फैसला खुद लेती है। अभी हम कल देख रहे थे 25 तारीख को आपातकाल की 50वीं सालगिरह मनाई जा रही थी, और उसमें जो है एक तरह से विपक्ष, सत्ता पक्ष
काफ़ी ज़ोर शोर से संविधान को लेकर के जो बात की जाती है। तो अगर मान लीजिए आपातकाल की बात हुई तो वहाँ पर भी देखिए उत्तर भारत में पूरी तरह से जनता ने फैसला दिया। तो संविधान की जो बात आ रही है, संविधान को लेकर के हमें लगता है कि देश की जनता ज़्यादा एक तरह से संवेदनशील है और देश की जनता इस बारे में जानने का प्रयास की है, जबकि ये बड़ा गंभीर मुद्दा है। लेकिन फिर भी उस मुद्दे को लेकर के वोटिंग हुई। तो हमको ये लगता है कि आने वाले समय में पूरा जो सिनेरियो है वो पूरे इन चुनाव के ऊपर निर्भर करेगा कि अभी आगे क्या जनता का मूड ऐसा ही है या कुछ बदला है। अगर बदलता है और सत्ता पक्ष के पक्ष में जाता है तो निश्चित रूप से इस सरकार को मजबूती मिलेगी। लेकिन इन चुनाव में अगर कोई दिक्कत आती है और सत्ता पक्ष को मैंडेट उतना नहीं मिलता है, विपक्ष भारी पड़ता है, तो कुछ न कुछ परेशानी जरूर खड़ी होगी आने वाले समय में। बिल्कुल, जिस तरीके से आपने यहाँ पर संविधान की बात की, संविधान को लेकर के तमाम तरह के आरोप सरकार पर लगाए जा रहे थे कि संविधान बदलने की बात एनडीए बीजेपी कर रही है और संविधान को बदल दिया जाएगा अगर वो सत्ता पक्ष में आती है। तो अब विपक्ष भी मजबूत स्थिति में है और यहाँ पर संविधान की जो कॉपियां थी वो लेकर के संसद सत्र में कल भी विपक्ष पहुंचा था। अब संविधान को लेकर के क्या कुछ चर्चा यहाँ पर संसद सत्र में हो सकती है? क्या सवाल जो है वो विपक्ष उठा सकता है? नहीं, देखिए संविधान तो संविधान है, उसको लेकर चर्चा करने की कोई बात ही नहीं है जी। सवाल तब उठता है जब जैसे लगता है ना कि जैसे कोई किसी को बहुमत है, पूरा बहुमत है और 2/3 से ज़्यादा बहुमत है, तभी कुछ परिवर्तन की व्यवस्था है। वैसे बहुत सारे ऐसे बिल हैं जो बहुमत है उसी के आधार पर पास हो जाएंगे, लेकिन कुछ मुख्य बिंदु है उन पर जो है 2/3 बहुमत की जरूरत पड़ती है। तो हमें लगता है कि संविधान को लेकर चर्चा कम होगी और संविधान तो एक प्रतीक है और उसी के तहत ये सरकार चल रही, देश चल रहा है, तो उस संविधान को सर्वोपरि मानते हुए सरकारें चलेंगी। जो अन्य नारे हैं, अन्य तरह के जो नरेटिव गढ़े जा रहे हैं, उन नरेटिव्स का लगता है इस बार जनता ने स्थान नहीं दिया इस बार। बिल्कुल, संविधान को लेकर के काफी सियासत देखने को मिली थी। अब देखना होगा कि क्या कुछ इस सत्र में होता है। लेकिन अगर विपक्ष की बात करें तो विपक्ष भी कई तरह के मुद्दे उठाएगा और ये जो सत्र है वो काफी अहम भी होने वाला है, इसके साथ ही हंगामेदार भी होने वाला है, क्योंकि विपक्ष के पास इस बार कई मुद्दे हैं और कई दावे करके विपक्ष जो है वो सरकार में आया था। नहीं, देखिए हंगामा तो होगा ही होगा जी। जब भी ऐसे कुछ मुद्दे आएंगे जो महत्वपूर्ण हैं, संवेदनशील हैं, तो ऐसे मुद्दों पर तो हंगामा आना स्वाभाविक है। और जहाँ तक संख्या बल का सवाल है, बहुत ज़्यादा नहीं है, अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है। और हमें लगता है कि इन सारी चीज़ों को अगर समझा जाए तो एक तरह से ये लगता है कि आने वाले समय में निश्चित रूप से सरकार उन्हीं चीज़ों को संसद में लाएगी जहाँ पर कि टकराव की गुंजाइश कम हो। लेकिन हमें लगता नहीं है जो एक तरह से पिछली सरकार में जो प्रवृत्ति थी, जो एक तरह से एक तरफा निर्णय लेने और तमाम चीज़ें, अगर कुछ आता है तो निश्चित रूप से विपक्ष के साथ टकराव होगा ही होगा। बिल्कुल, संसद में पहली अग्नि परीक्षा में मोदी सरकार पास हो गई। अब देखना होगा कि क्या कुछ हंगामेदार ये सत्र रहता है। शुक्रिया सर आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो ओम बिरला चुने गए हैं लोकसभा स्पीकर और जो पहली अग्नि परीक्षा है 18वीं लोकसभा की वो मोदी सरकार ने पास कर ली है। अब देखना होगा कि ये जो सत्र है संसद का वो कितना हंगामेदार होता है, क्योंकि विपक्ष के पास में कई मुद्दे हैं जिनको लेकर के संसद भवन में विपक्ष पहुंचेगा और कई आवाज विपक्ष जो है वो उठाएगा। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। आप बने रखिए स्वदेश न्यूज के साथ, सबसे पहले देश।